नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में बिगड़ रही कानून व्यवस्था में सुधार की मांग, माकपा कार्यकर्ताओं ने किया पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय भवन का हुआ लोकार्पण। विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए अब दूसरे जिलों में नहीं पड़ेगा भटकना। गांव रामसरा नारायण में भाजपा की किसान चौपाल आयोजित। सांसद निहाल चंद ने किसानों को बताए नए कृषि अध्यादेशों के फायदे। महिला सुरक्षा हेतु कठोर कानून बनाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सिंचाई विभाग कार्यालय में हुई रेगुलेशन कमेटी की बैठक में तय किया गया नहरों का वरीयता क्रम। और अब समाचार विस्तार से। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिले में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश जताते हुए गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। जिले में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के खिलाफ गुरुवार को माकपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। माकपा के राज्य सचिव व पूर्व विधायक अमराराम के नेतृत्व में पूर्व घोषणा अनुसार सैकड़ों माकपा कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जिले में बढ़ रहे अपराधों को लेकर पुलिस की ओर से बरते जा रहे नरम रवैये के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करवाया। सभा में वक्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। घेराव प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। घेराव प्रदर्शन से पहले जंक्शन की धान मंडी में सभा हुई। करीब 2 घंटे चली सभा के बाद माकपा कार्यकर्ता रैली के रूप में नाराबाजी करते हुए एसपी कार्यालय के समक्ष पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गेट के सामने ही सड़क पर धरना लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभा में माकपा राज्य सचिव व पूर्व विधायक अमराराम ने कहा कि जिले की पुलिस तानाशाही रवैया अपना रही है। यहाँ की पुलिस की ओर से जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पुलिस का काम कानून व्यवस्था सुचारू रख व अपराधियों पर नकेल लगा जनता की रक्षा करना होता है, लेकिन यहाँ इसके विपरीत हो रहा है। माकपा इस प्रकार की घटनाओं की निंदा करती है। माकपा वक्ताओं ने कहा कि जिले भर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिले में आए दिन बड़ी बड़ी लूट की घटनाएं हो रही हैं। गत दिनों संग्रिय में हुई बैंक डकैती के मामले में पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पूरे जिले में नशे का कारोबार पांव पसार रहा है। युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में धंसती जा रही है, फिर भी पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने कहा कि जो जनता की समस्याएं उठाता है उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। जनता की हकों की बात करने वालों की आवाज को दबाने का काम पुलिस कर रही है। इस मौके पर माकपा नेता बहादुर सिंह चौहान, BS पेंटर, सुरेश स्वामी, JP बेरवाल, मनीना मेघवाल, कमला मेघवाल, चंद्रकला वर्मा, रामचंद्र, बलदेव सिंह, जगदीश सारस्वत, मोहन लोहरा, सुरेंद्र शर्मा, इकबाल खान, आमिर खान, सरबजीत कौर, सोहनलाल खालिया, महेंद्र सिंह, जसविंदर सिंह, अशोक शर्मा, ओम स्वामी सहित अन्य माकपा कार्यकर्ता मौजूद थे। 15 लोग फोटो खिंचाते हैं। अरे ये गोलियां आई कहां से? आज तक एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया। ये पकड़ा गया कि गोली बेचते हुए पकड़ा गया। गोली कहां से लेकर आया? नशे की गोलियां कहां से लेके आया? फोटो खिंचाने लेके सब तैयार। हमारे एसपी साहब को तो बहुत ही शौक है। वो कहते मास्क बांटने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। आज का द्वार देख लो, कल का देख लो, परसों का देख लो, सब में एसपी साहब की फोटो है। अब उनका शायद एल्बम नहीं बना रखा होगा, इसलिए सोच रहे अभी ये फोटो खिंचवा लेते हैं। आज माकपा की तरफ से जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि जो हनुमानगढ़ जिला है ये बड़ा अमन चैन वाला जिला था, जिसमें गांव-गांव में नशे के अड्डे खोल दिए एसपी साहिबा ने। गांव-गांव में ठेके 1 बजे तक खुले रहते हैं। हर गांव में नशे की खेप खुली हुई है। इसके विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो चोरियाँ हो रही है, बाइक चोरी हो रही हैं, लोगों की ट्रेनें छीनी जा रही है, 1.5 करोड़ की संग्रिया में चोरी हो जाती है। एक भी मुलजिम को गिरफ्तार करने में यहाँ की पुलिस नाकाम रही। और सबसे बड़ा ये है कि एक भ्रष्ट आदमी DSP संग्रिया बैठा रखा है, जिसने बहुत से ऐसे चालान नहीं पेश किए कोर्ट में, और न पेश करने की वजह से कोई बहुत से मुलजिम छूट के अपने घर चले गए, लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए, उसमें भी चालान नहीं हुआ। उसको उठाने की मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिए पुलिस अधीक्षक को। इसी तरह यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आइंदा ये आंदोलन राजस्थान लेवल पे बहुत बड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद निहाल चंद मेघवाल भी उपस्थित रहे।
जंक्शन में बाईपास पर स्थित नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय के भवन का लोकार्पण गुरुवार को किया गया। सुबह 11 बजे मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली से विद्यालय भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी ऑनलाइन जुड़े रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद मेघवाल, केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग उपायुक्त BL मारोडिया, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने शिरकत की। इसके अलावा जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा भी मौजूद रहीं। इस दौरान कोविड-19 को लेकर खुद को जागरूक रखने, दूसरों को भी जागरूक करने की बात कही गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से केंद्रीय विद्यालय का ऑनलाइन लोकार्पण करने के बाद समारोह में मौजूद अतिथियों की ओर से उद्घाटन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में पौधे लगाए गए। इस मौके पर अपने संबोधन में सांसद निहाल चंद ने कहा कि जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय खुलना गर्व की बात है। जिले को केंद्रीय विद्यालय मिलने से शिक्षा बेहतर होगी। इससे पहले जिले के विद्यार्थियों को श्रीगंगानगर या अन्य जगहों पर केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश लेने जाना पड़ता था, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से हनुमानगढ़ में ही केंद्रीय विद्यालय खोलने से छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने आज इस बिल्डिंग को ऑनलाइन शुरुआत की है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ बस इतना कह सकता हूँ कि देश के इतिहास में पहली बार शिक्षा नीति का जो बदलाव हुआ है इससे आने वाले पीढ़ियों को बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे कि हमें पता नहीं होता था कि हमारे जिले में या हमारे डिवीजन में क्या क्या पर्यटन स्थल है। पहली बार इस देश की शिक्षा नीति ने यानी शिक्षा नीति 2020 में आने वाले भविष्य के बच्चों को यह बताने का काम करेगी कि हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है क्या। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में राजस्थान के नाम जो एक महाद्वीप की सबसे बड़ी केनाल है और राजस्थान के नाम है क्या। यहाँ पे बड़े लोग हैं। ये सारी की सारी बातें आने वाले भविष्य को बताने का काम ये शिक्षा नीति करेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे हमारे जो केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग को उन्होंने ओपनिंग किया है, उसका उद्घाटन किया है। 13 करोड़ 20 लाख रुपए इस बिल्डिंग पे खर्च हुए हैं। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए ये एक हमारे जिले में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं मेरी तरफ से जिले की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारे बच्चे आने वाले समय में ये बच्चे देश के विकास के लिए और इस देश को और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का काम अगर कोई करेगा तो आने वाले बच्चे और शिक्षा करेगी। इसलिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। वॉशिंग लाइन का मैंने मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से सारे काम हमारे रुके हुए हैं, कोई काम की शुरुआत हो नहीं रही है। कोविड-19 के बाद में केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे को हम लोग पार्लियामेंट में लेके इसको सही करेंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी कोविड-19 की वजह से रुका हुआ है। आप पहले वो धन्यवाद दो केंद्र सरकार को, जिन्होंने केंद्र सरकार ने यहाँ से ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, सारे रेलवे स्टेशन बनाए थे, सारा काम किया था। यहाँ पे इंडोर स्टेडियम की अगर मैंने घोषणा की तो बनाए, जो मैंने घोषणा की तो बनाए। इसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे वॉशिंग लाइन बनेगी। कोविड-19 की वजह से ये रुका हुआ है, इसके बाद में इसको काम को हम लोग पूरा करेंगे। केंद्रीय शिक्षा नीति को 2020 को मैं बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। देखो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे जो लोकसभा जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ के बच्चे हैं, उनको बच्चों को पता ही नहीं कि यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता है क्या। विश्व की सबसे प्राचीन मोहनजोदड़ो की करीबन 8000 साल पुरानी सभ्यता जो हमारे यहाँ पे है, बच्चों को पता नहीं। तो शायद आप भी वहाँ पे नहीं गए होंगे, या गए तो आप कोई कार्यक्रम के मुताबिक कभी गए होंगे, लेकिन उनको बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोकल जैसे राजस्थान कैनाल है जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहर है। यहाँ पे गोगामेडी का मेला लगता है, यहाँ पे भटनेर दुर्ग है ना। इन सारी जो ये कहानियाँ हैं ये हमारे फर्स्ट पेज पे होगी और बच्चों की शुरुआत यहीं से होगी। यह शिक्षा नीति यानी जहाँ भी जिस भी जिले में जब इसकी बुक्स की शुरुआत होगी तो वहाँ लोकल क्या वहाँ पे स्मारक बने हैं, क्या वहाँ पे देश के क्रांतिकारी लोग कैसे वहाँ पे काम किया, इस देश की आज़ादी के लिए लोगों ने वहाँ पे कितने फ्रीडम फाइटर लोग बने हैं, वो सारे के सारे उसमें बताया जाएगा। अभी तक जिले की तरफ से, प्रशासन की तरफ से केंद्र सरकार में कोई भी ऐसा प्रपोजल नया सेंट्रल स्कूल खोलने के लिए प्रस्तावित नहीं है। और अगर प्रशासन यहाँ का डिमांड करेगा सेंट्रल स्कूल खोलने के लिए तो केंद्र सरकार उसको खोलने के लिए काम करेगी, उसकी बिल्डिंग भी हम लोग बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांव रामसरा नारायण में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद निहाल चंद ने नए कृषि अध्यादेशों के फायदे से किसानों को अवगत करवाया।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से नजदीकी गांव रामसरा नारायण में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांव के पंचायत घर में आयोजित किसान चौपाल में सांसद निहाल चंद मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर गांव के किसान व भाजपा देहात मंडल कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए सांसद निहाल चंद ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नए कृषि अध्यादेशों को लेकर फैलाई जा रही कथित भ्रांतियों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें किसानों के फायदे वाले अध्यादेश बताए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि अध्यादेश किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की सरकार इसका बेबुनियाद और झूठा विरोध कर रही है। किसानों को इन कृषि अध्यादेशों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए कृषि अध्यादेश भविष्य में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। सांसद ने कहा कि नए कृषि अध्यादेशों के कारण किसान अपनी फसल सीधे विक्रय कर सकेगा। पहले जहां किसान की फसल विक्रय की सीमा मंडी तक ही सीमित थी, अब नए कृषि अध्यादेशों के कारण किसान मल्टीनेशनल कंपनियों को मनमाने दावों पर सीधा अपनी फसल बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में भाजपा द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध किया था, लेकिन वर्तमान में वही कानून किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। नए कृषि अध्यादेश लागू करने के बाद 2022 तक देश का हर किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने चौपाल में मौजूद किसानों से मोदी सरकार पर भरोसा कायम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नए कृषि अध्यादेश लागू होने के बाद अब किसानों को मजबूर होकर धान मंडी की बोली में अपनी फसल बेचनी नहीं पड़ेगी। वे जहां चाहेंगे अपनी फसल बेच सकेंगे। इसे स्वतंत्रता के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां फसल खरीदने अब किसानों के द्वार पर आएंगी, न कि किसानों को लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। किसान चौपाल के बाद सांसद निहाल चंद ने गांव की गौशाला में बने शेड का शिलान्यास किया। गौशाला संचालकों ने बताया कि सांसद के प्रयासों से पूर्व में 10 लाख रुपए का कोष शेड निर्माण के लिए दिया गया था। शेड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अब गौशाला में मवेशियों को रखने के लिए व्यवस्थाएं सुचारू हो चुकी हैं। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, अमित साहू, दीपक खाती, सुनील अग्रवाल, जुगल किशोर गौड़, जसपाल सिद्धू, कृष्ण चोटिया सहित भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। सबको जैसा सब किसान भाइयों को विदित भी है और जानकारी भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसान हित में, किसान के जीवन में बदलाव कैसे हो, इसके लिए 3 कानून पारित किए। तीनों कानूनों में पहला कानून, वर्षों से हम किसान और किसान संगठन मांग करते आए हैं कि किसान की फसल उसके खेत में बिके, उसको आज़ादी मिले कि वो अपनी जिन्स कहीं भी बेच सके। ये हम जो आज अपने आप से स्वयं किसान नेता, इनके पीछे के वीडियो या इनके जो भी अखबार की कटिंग निकालो, हमेशा से ये मांग करते आए हैं। और इसी मांग को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान को 70 साल के इस देश की आज़ादी में पहली बार किसान को आज़ादी मिली कि वो अपनी उपज अपने घर पर बेचे, खेत खलियान में बेचे, चाहे मंडी में बेचे, चाहे अन्य राज्य में बेचे, चाहे देश के किसी कोने में बेचे, वो स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा, कोई कर नहीं होगा। मेरे से पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय बलबीर जी ने आपको तीनों बिल के बारे में बताया है। मैं आपसे आग्रह करने के लिए हूँ कि आजादी के 70 साल बाद यानी 70 साल के इतिहास में किसान की क्या दशा है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2019 तक 52% लोग यानी किसानी करते हैं। 52% किसान किसानी करते हैं, एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक। और देश की जीडीपी में किसान का 17 से 18% किसान का हिस्सा उसमें रहता है, क्योंकि किसान इनकम करता है, किसान की फसल से इनकम होती है और उसका जीडीपी में 17 से 18% उसमें सहयोग होता है। अभी एक सर्वे आई है, उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एक किसान पे यानी एक किसान पे जो कर्जा है वो आप अंदाजा लगाओ कि एक किसान पे 1,04,000 रुपए कर्जा एक किसान पे दिखाया गया है। और एक किसान की इनकम एक महीने की 6,400 रुपए यानी 6,400 रुपए एक महीने की इनकम, यानी साल की 77,000 रुपए एक किसान की इनकम और 1,04,000 रुपए एक किसान पे कर्जा। ये देश के किसान के हालात है और मुझे कहते हुए कोई मौका नहीं है
कि आज किसान किस तरीके से बर्बाद हुआ है। जो किसानी करना छोड़ रहे हैं ये भी कहते कोई शंका नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसान की फसल की इनकम दोगुनी करूंगा और 2022 तक किसान की फसल का उचित मूल्य किसान को मिले, ऐसी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं करूंगा। तो अगर किसान की फसल को दुगना करना है। आज किसान चौपाल की हम लोगों ने शुरुआत की है हनुमानगढ़ में। केंद्र सरकार के तीनों बिल जो किसान के हित में उसके लिए हम लोग बात करने के लिए किसानों से आए हैं। और मैं समझता हूँ कि तीनों बिल का फायदा जब किसान को मिलेगा तो किसान अपने आप आत्मनिर्भर बनेगा और ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। आज कृषि अध्यादेश के जो 3 कानून लाए गए हैं उनके बारे में किसान चौपाल का आयोजन किया गया रामसरा पंचायत में माननीय सांसद महोदय द्वारा। और मेरा भी किसानों से आग्रह है कि वे किसी भी पार्टी के बहकावे में न आए। आज से पूर्व जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने KCC की जो योजना शुरू करी थी तब भी इसने कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और वह किसानों के लिए बहुत ही अच्छी कारगर सिद्ध हुई। इसी के साथ किसानों की उपज है, अधिक व्यापारी आएंगे, उनका जो मंडी में लाने का जो खर्चा है वो बचेगा और घर पे ही अपने संतुष्ट होंगे तो बेचेंगे। अगर मंडी में माल ले जाते हैं तो अपनी मजबूरी होती है उसको बेचना, ना तो अपने वापस ला सकते हैं। तो मेरे ध्यान में ये बहुत अच्छा कानून है, इससे किसानों की आय भी दुगनी होगी और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। हमारे सांसद जी ने पिछले साल मतलब 10 लाख रुपए दिए थे शेड बनाने के लिए, सामने बना हुआ है जो, उसको कंप्लीट कर दिया। आज उन्होंने उद्घाटन किया, बहुत अच्छा काम किया है। हमारी 200 गाय शेड के नीचे बैठती है आराम से, ऊपर पंखे लगे हुए हैं, पानी की सब चीज़ की व्यवस्था है जी। और पूरा गाँव वालों का और बाहर से होगा पूरा बढ़िया अच्छी तरह चल रही है, अच्छी तरह गायों की सेवा कर रहे हैं जी। महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गुरुवार को राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर राजस्थान प्रदेश में महिलाओं व बच्चों के साथ हो रहे अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ कानून बनाए जाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान में महिलाओं व बेटियों के साथ अमानवीयता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बेटियों से दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान प्रदेश में पूरे देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। बेटियों पर अत्याचार के बाद राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कुछ तथाकथित नेता और जाति विशेष की बात करने वाले दलों को सिर्फ दूसरे प्रदेशों की चिंता है। कोई भी यह नहीं कह रहा कि प्रत्येक बलात्कारी को फांसी होनी चाहिए। सिर्फ आरोपी व पीड़ित की जाति देखकर ही मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि बेटियां सबकी समान होती हैं। ऐसी स्थिति में भेदभाव क्यों? ज्ञापन के अनुसार विगत 20 दिनों में ही प्रदेश में सबसे अधिक मामले दुष्कर्म के आए हैं, जो चिंता का विषय है। ज्ञापन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून व फांसी की सजा लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सुभाष कीचड़, सुनील सुथार, सुभाष सोनी, सतपाल स्वामी, शिव कुमार, कुलवंत सहित अन्य विहिप कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जो हनुमानगढ़ की जो हमारी शाखा है उसके द्वारा हमारे प्रखंड के जो मंत्री हैं सुभाष जी, इनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन एक मांग पत्र जो है सौंपा है। हमने उसमें ये राज्यपाल महोदय के नाम जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने ये मांग की है कि पूरे राजस्थान में जो कानून की व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है। आज के समय में हर तरीके से कानून व्यवस्था में हमारा जो राजस्थान है वो 22वें पायदान पे आ गया है, जबकि कभी हमारा प्रदेश पूर्णतः सुरक्षित समझा जाता था। आज का जो ये परिप्रेक्ष्य चल रहा है इसमें एक जाति को निर्धारण करके हम बेटियों को साथ उसको देख रहे हैं, जबकि हमारा ये होना चाहिए कि वो चाहे बेटी किसी भी जाति की है, किसी भी धर्म की है, ठीक है। कठुआ में जो हुआ था हमने उसके विरुद्ध भी आंदोलन किया था, तो ये विषय नहीं था। विषय ये है कि बहू बेटियां यदि हमारे कहीं भी देश में सुरक्षित नहीं है तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। इसी क्रम में आज पूरे राजस्थान में हमने ज्ञापन दिए हैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। इसी क्रम में आज हनुमानगढ़ में भी यह ज्ञापन सौंपा गया। जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय में रेगुलेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नहरों का वरीयता क्रम तय किया गया। जल संसाधन भाखड़ा सिरमुख रेगुलेशन खंड की बैठक आज जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने की। बैठक में जिले के विभिन्न कस्बों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में नहरों का वरीयता क्रम निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा कि भाखड़ा सिरमुख रेगुलेशन खंड व जल संसाधन खंड प्रथम द्वितीय अधिशासी अभियंता से विचार विमर्श के बाद आगे के रेगुलेशन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह वरीयता क्रम 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।
लगेगा। प्रत्येक नहर 8 दिन पूरी चलाने के बाद बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब सिंचाई विभाग की नई मीटिंग 6 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस मौके पर बोलते हुए पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि सरकार किसानों को पूरा पानी देने के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों को फसलों के लिए पानी प्राप्त करने में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वे सिंचाई सचिव के समक्ष किसानों की समस्याओं को उठाएंगे। बैठक में संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार भी उपस्थित रहे। भाखड़ा रेगुलेशन समिति की मीटिंग जिला कलेक्टर के में आज आयोजित हुई है, जिसमें भाखड़ा नहर में चलने वाले पानी का रेगुलेशन तय किया गया है। इसमें तय किया गया है कि 27 दिसंबर तक 1200 क्यूसेक पर डे के हिसाब से पानी चलाया जाएगा और 6 जनवरी को मीटिंग आयोजित हुई। उसके आगे का रेगुलेशन मीटिंग किसानों की अलग से केएस ब्रांच और सदर ब्रांच के पुलों में जो पानी के भाव में जो व्यवधान होता है उनको ऊंचा उठाने की मांग थी। संबंधित रेगुलेशन एससी को जानकारी दे दी गई और उसके हिसाब से वो उसकी जांच करके दूसरा करके कार्रवाई की। पिछले वर्ष से कुछ कम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फसलों का काम पूरा हो, इसलिए ये पानी 2 बार जो नीचे दी थी मार्च के अंदर वो ऊपर कर दी है। ये पानी 12-1 तक मतलब 100 जिले ग्रुपों में चलेगा और उसके बाद मीटिंग 6-1 को फिर मीटिंग बुलाएंगे। उसमें पहले बात तो भगवान पानी पूरे कर देगा, एक और तो उसमें खास तौर से बैठ करके मतलब प्रतिनिधि पूछ के बात करेंगे कैसे चलाएगा, 3 मिनट से चलाएगा 10 या पूरा 1200 मिलेगा। अब ऐसे एक अभी पानी काट करो पूरा मिले 1200 पानी मिले तो उससे उसकी फसलें पक जाएगी। और जो ये जब तेल की सबसे बड़ी कमी है जो पानी है बैठ करके काटकरों से पूछ करके हमारे उन्होंने खाका बढ़ा करके हमें भेज दिया, तो इसमें फिर भी जो नीचे दिया मार्च में ऊपर नीचे दिए तो ये बात बैठ करके भी हो जाती है। उससे पहले खाका बढ़ा करके भेज देते हैं तो उसको मीटिंग उससे तो नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि ये पानी जो होता है तो खासकर सब खासकर आजकल जानकर और उनके हिसाब से बैठ करके पानी तय करते हैं। नरमे की सरकारी खरीद प्रक्रिया में काम दिलवाने की मांग को लेकर धान का तोला यूनियन के पदाधिकारी कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा से मिले। सीसीआई द्वारा की जा रही कृषि जिंसों की खरीद में मजदूरी दिलवाने की मांग को लेकर धान का तोला मजदूर यूनियन के पदाधिकारी गुरुवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा से मिले। धान का तोला यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि सीसीआई द्वारा धान मंडियों में नरमा की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है और किसान सीधा धर्म कांटों पर फसलें तुलवा कर भंडारण करवा रहे हैं। इससे मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिल पा रही। यूनियन पदाधिकारियों ने धर्म कांटे से तुलवाई न करवाते हुए तोला धान का श्रमिकों को मजदूरी देने की मांग की है। श्रमिकों का कहना है कि धान मंडियों में फसल खरीद प्रक्रिया में यदि धान का तोला श्रमिकों की भूमिका खत्म हुई तो हनुमानगढ़ के हजारों धान का तोला श्रमिक सड़कों पर नजर आएंगे। लॉकडाउन के बाद आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे श्रमिक अब बेरोजगारी का संकट झेलने के लिए सक्षम नहीं है। यूनियन पदाधिकारियों को मंडी समिति सचिव के बीच वार्ता में उक्त मांग को लेकर सहमति बनी, लेकिन तोला धान का यूनियन पदाधिकारियों ने लिखित में मजदूरी देने की मांग की है। ये आज हमारी धानक सभा की और तोला एसोसिएशन की हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर ये तय किया था जैसे कि टाउन के अंदर जो फैसला हुआ था कि कच्ची वाड़ा ने जो गारंटेड लिया है, इसी हिसाब से हमारे इन कच्ची वालों ने गारंटेड ले लिया है और हमने 2 घंटे की जो हड़ताल रखी थी और सभी व्यापारियों ने मिलकर और सेक्रेटरी साहब ने मिलकर बैठ के तय किया है कि ठीक है आपकी मजदूरी हम दिलाएंगे, जो तोले की भी है जो मजदूरी वो भी दिलाएंगे, जो धानक की है वो भी दिलाएंगे। इसलिए हमारा पूरा समाज हमारे मजदूर भाई सभी इकट्ठा होकर इस बात को लेकर वो राजी हुए हैं। तो सेक्रेटरी साहब अब ये लिखित रूप में देगा ये बात है और ये लिखित रूप में देने के बाद के अंदर जो हमारा काम है वो हम फिर दोबारा से शुरू करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। यूपी के हाथरस गैंगरेप कांड के दोषियों को सजा दिलवाने की मांग को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुजन क्रांति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जंक्शन कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर यूपी के हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती को न्याय दिलवाने की मांग की। गैंगरेप के दोषियों को सजा दिलवाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन भी जिला कलेक्टर जाकू रेसन को सौंपा गया। बहुजन क्रांति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्तमान में देश भर में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रही है तो दूसरी तरफ अब देश के किसी भी इलाके में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के दोषी खुलेआम घूमते रहेंगे तब तक देश में कानून व्यवस्था बनाना बेहद मुश्किल काम है। यूपी के हाथरस में कुछ दबंगों ने 19 वर्षीय युवती का गैंगरेप किया, फिर उसकी जुबान काट दी और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भी युवती का आधी रात दाह संस्कार कर दिया, जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। बहुजन क्रांति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के जरिए गैंगरेप कांड के दोषियों को सजा देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। आज जिला मुख्यालय पर हाथरस में अन्य जनगणना हत्याएं अपराध हो रहे हैं और दिनों दिन अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से ना प्रदर्शन किया है और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी सौंपा है। जो दिनों दिन ये अपराध हो रहे हैं रोका जाए और आगे भी हमारा ऐसा ही जब तक कि इसको फांसी नहीं दी जाएगी। हाथरस जो कांड किए हैं, गुंडों बदमाशों को पाल रखा है और ये बीजेपी सरकार है, ये इसकी मदद कर रही है। जब तक उसको फांसी नहीं दी जब तक हम आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। इसको जो घटना हाथरस यूपी में घटित हुई थी उसको लेकर आज जिला मुख्यालय पर धरना लगाया गया बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से, जिसमें सभी बहुजन साथी उपस्थित रहे और इसके साथ साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष में जहां भी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और इन अत्याचारों को रोकने के लिए हम निवेदन करते हैं उसके लिए। और आज का जो धरना था वो इसी बात को लेकर था। हाथरस की घटना भी उसमें शामिल है। उसके साथ साथ बुलंदशहर, बारा, राजस्थान से बाड़मेर में जो घटनाएं घटित हो रही है बलात्कार की, बार बार उनके बाद उनमें निर्मम हत्याएँ जैसे कांड हो रहे हैं, मैं राष्ट्रपति महामहिम से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे जल्लादों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक इस देश में शरेआम
15 से 50 ऐसे टंगेंगे नहीं तब तक ये लोग चुप होने वाले नहीं हैं, क्योंकि कानून एकमात्र एक रास्ता है और उसी रास्ते से हम इन अत्याचारों को रोक सकते हैं। एक दिन का सांकेतिक धरना था जो आज समाप्त। अगला जो कार्यक्रम है वो 15 तारीख का है, उसके बाद 22 तारीख का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद 23 तारीख को जेल भरो आंदोलन के रूप में बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले कार्य किया जाएगा। डेंगू मरीजों को तेजी से प्लाज्मा मिल सके, इसके लिए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में नई मशीन स्थापित की गई है। इस संदर्भ में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर राजविंदर कौर ने विस्तार से जानकारी दी। बदलते मौसम के साथ डेंगू मलेरिया का खतरा भी बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच डेंगू और मलेरिया के मरीजों की बढ़ती संख्या चिकित्सा विभाग की परेशानियों को बढ़ा रही है। इस बीच मरीजों को राहत देने के लिए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में डेंगू मरीजों को तेजी से प्लाज्मा देने के लिए एक मशीन लगवाई गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर राजविंदर कौर ने बताया कि जिला अस्पताल में प्लेटलेट्स एफेरेसिस आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए ब्लड बैंक में कॉन्टैक्ट पी फेरेसिस की मशीन लगवाई गई थी। पूर्व में प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण इस मशीन को शुरू नहीं किया गया था, अब इस मशीन को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले डेंगू के मरीजों को 1 यूनिट रक्त से केवल 5000 प्लेटलेट्स का फायदा मिल पा रहा था, लेकिन इस मशीन के जरिए 1 यूनिट रक्त के प्लाज्मा से करीब 20,000 प्लेटलेट्स मिल पाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रक्तदाताओं को भी इस मशीन का लाभ मिलेगा। इस मशीन के जरिए रक्तदाताओं से जरूरत के मुताबिक प्लाज्मा लिया जा सकेगा और रक्तदाता 48 घंटे के बाद दोबारा प्लाज्मा डोनेट कर पाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्लेटलेट एफेरेसिस स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए हमारे पास कॉम्पैक्ट की एफेरेसिस की मशीन आई हुई थी, बट पहले ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हमने 2 एफेरेसिस हो चुके हैं। तो इससे क्या है, हम डोनर को पहले उनका पूरा डोनर फिटनेस के लिए उसका सारा चेकअप करके और उसके सारे टेस्ट पहले लगा के फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पेशेंट को ये बेनिफिट होता है कि उसके एक तो सिंगल डोनर से एक्सपोजर होता है कि कई सारे, जैसे उसमें रैंडम डोनर प्लेटलेट जो हम लेते हैं उसमें एक से सिर्फ 5000 प्लेटलेट तक बढ़ती हैं, तो उसको कई सारे डोनर की प्लेटलेट लगवानी पड़ती है। बट ये सिंगल डोनर में क्या होता है कि एक ही डोनर का एक्सपोजर होता है। इससे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं उनके उतने ही कम स्प्रेड होने का चांस रहता है अगर किसी के विंडो पीरियड में वो हैं। और प्लेटलेट जो है 20,000 तक बढ़ जाती हैं 1 यूनिट से। और जो डोनर है देने वाला, उसको भी यही बेनिफिट होता है कि उसका ब्लड सारा नहीं निकल पाता, सिर्फ जो प्लेटलेट कंपोनेंट हमें चाहिए वो ही हम इसमें विदड्रॉ करते हैं डोनर से। और इसके मतलब काफ़ी बेनिफिट है इसके सिंगल डोनर प्लेटलेट के। और पेशेंट जो है 48 घंटे बाद दोबारा, डोनर जो है 48 घंटे बाद दोबारा दे सकता है और वीक में 2 बार दे सकता है। मतलब यहाँ जहाँ पे ये अवेलेबल है फैसिलिटी, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो भी जहाँ पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे ये दे सकते हैं। इंटरनेशनल लॉन्च क्लब ने आस्था जागरूकता सप्ताह के तहत योगाभ्यास कर आमजन को फिट रहने का संदेश दिया। इंटरनेशनल लॉन्च क्लब के सदस्यों ने आस्था जागरूकता सप्ताह के तहत गुरुवार को योगाभ्यास कर आमजन को फिट रहने का संदेश दिया। क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि जागरूकता सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत कोरोना रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन में भी सहभागिता निभाते हुए क्लब द्वारा आमजन को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। क्लब सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ऐसे में फिट रहकर और दिनचर्या में थोड़ा बदलाव कर कोरोना से बचा जा सकता है। योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 20 से 25 मिनट तक योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। आस्था जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसके अंतर्गत आज सभी ने प्रातः उठकर योग किया है और योग करने का मकसद ये है कि योग द्वारा हम कोरोना को भगा सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार भी हमें बार बार यही कह रही है कि कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है। इसका योग द्वारा और डिस्टेंस रख के और मुंह पे मास्क लगा के ही आप इसे बच जा सकते हैं। इस प्रयास में हमने पहल की है और इसके लिए हमने कोरोना के पीस पोस्टर भी बनाए हैं, हनुमानगढ़ में जगह जगह लगाए हैं कि अगर कोरोना से बचाव करना है तो आप मास्क पहने। और इस अवसर पर हमारे रीजन चेयरमैन राधेश्याम सिंगला ने मास्क भी वितरित किए सभी को। और मेरा ये कहना है कि हमने ये ठाना है कोरोना को भगाना है, हमने हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते इंडिया कहना है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपनी दूरी बनाई रखें और ये हाथ मिलाने वाली परंपरा को छोड़कर नमस्ते की जाए और योग को अपनाया जाए। बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों से निजात दिलवाने के लिए नगर परिषद ने टाउन के वार्ड संख्या 45 और 46 में फॉगिंग के जरिए दवा का छिड़काव किया।
टाउन के वार्ड संख्या 45 और 46 में बढ़ती डेंगू के मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए वार्डवासी पिछले लंबे समय से वार्ड में फोगिंग और नालियों में काला तेल डलवाने की मांग कर रहे थे। वार्डवासियों की लगातार आग्रह के बाद नगर परिषद ने वार्ड में फोगिंग करवाई। नगर परिषद कर्मचारियों ने बताया कि 20 लीटर तेल में पायरेथ्रिन दवा मिलाकर शहर के सभी वार्डों में फोगिंग करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम के साथ मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में मच्छर बीमारियों का सबसे सरल वाहक बना हुआ है। मच्छरों से निजात दिलवाने के लिए नगर परिषद शहर के प्रत्येक वार्ड में फोगिंग करवा रही है। उन्होंने बताया कि फोगिंग से डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों से निजात मिलेगी। वहीं एक बार फोगिंग किए जाने के बाद करीब 1 सप्ताह तक उस स्थान पर मच्छर नहीं पनपेंगे। इसके लिए प्रति सप्ताह शहर के हर वार्ड में फोगिंग करवाई जाएगी। इसमें सर अपने 20 लीटर डीजल में 1 लीटर पायरोथ्रिन डालते हैं और वार्ड वाइज कर रहे हैं और एक वार्ड में लगभग 7 या 8 दिन करेंगे अब। और अभी शुरू किया और कल परसों पूरे टाउन के पूरे क्लियर कर देंगे। रूपनगर हो गया, प्रेम नगर हो गया और नई वादी कंप्लीट हो गया 1 नंबर गली से, और अपने सेंसी बस्ती हो गया, सौरगर मोहल्ला, लोहिया कॉलोनी वगैरह अब बिहारी बस्ती में लगे हुए हैं। इसी में डेंगू के मच्छर मरते हैं और असर ये लगभग 5-7 दिन तक रहता है। वार्डवासी अपने मान लो कचरा वगैरह ये गंदा पानी है इसका ध्यान रखें। इस पानी को ये साफ़ सुथरा पानी उसको ढक के रखें, यानी जहाँ पे मच्छर पैदा ना हो। और जैसे कि अपने नाली वगैरह उसमें काला तेल डालते रहें तो इससे बीमारी पैदा नहीं होगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।